नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में। लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ पिछले कुछ दिनों से गतिरोध के बीच पीएम मोदी ने एक अहम मीटिंग की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव को लेकर हुई इस मीटिंग में पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, CDS जनरल विपिन रावत के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। बैठक के दौरान सीमा के ताजा हालात और भारत की सैन्य तैयारियों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी CDS रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर लद्दाख में चीन सीमा पर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की थी। दरअसल चीन ने भारतीय सेना से झड़प के बाद लद्दाख से लगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। यही नहीं, उसने लद्दाख के पास एयरबेस का विस्तार भी किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की इस चाल का बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरों से साफ हो रहा है कि एयरबेस पर J-11, J-16 जैसे 4 फाइटर जेट तैनात हैं। ये एयरबेस नागारी कुंच एयरपोर्ट पर है, जो तिब्बत से महज 200 किलोमीटर दूर पैंगोंग लेक के करीब है। वहीं इसके पास हेलीकॉप्टर ट्रैक के निर्माण का भी खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि अप्रैल में सामने आई तस्वीरों में सिर्फ एयरपोर्ट और रनवे दिख रहा है, लेकिन मई के महीने में ली गई तस्वीरों में एयरपोर्ट पर खूब गहमा गहमी दिख रही है। चीनी सेना का कैंप हॉट स्प्रिंग सेक्टर के पास दिखा है, जो कि LAC से बस कुछ किलोमीटर ही पीछे है। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से लद्दाख पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जो कल मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, क्या बड़े फैसले इस मीटिंग में लिए गए? देखिए, जिस समय प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, तीनों सेना प्रमुखों के साथ, NSA के साथ और CDS विपिन रावत के साथ मुलाकात की, उसके पहले रक्षा मंत्री ने भी एक समीक्षा बैठक की थी और तीनों सेना के अध्यक्ष उसमें मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे उनको जानकारी दी गई तीनों सेना आर्मी प्रमुख की तरफ से कि जो सीमा पर जो काम चल रहा है, जो आधारभूत ढांचा मजबूत करने को लेकर और सड़क बनाने को लेकर, जिसमें चीन की आपत्ति आई है, जबकि भारत अपने क्षेत्र में जो है वो सड़क का निर्माण कर रहा। तो इसमें साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ को कहा कि ये निर्माण रुकना नहीं चाहिए, ये निर्माण आगे भी जारी रहे। और यही बात प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया कि किस तरीके से भारत चीन जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और भारत अपने क्षेत्र में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो ये पूरी जानकारी उनको दी गई। तनाव जो 5 मई से शुरू हुआ, इसकी पूरा सिलसिलेवार उनके सामने ब्यौरा रखा गया। किन क्षेत्रों में तनाव है आपको बता दें। ईस्टर्न लद्दाख की बात कर ले, गवला घाटी की बात कर ले, जो सिक्किम में घटना हुई थी नकुला पास में, वहां की घटना बता दे। तो जाहिर तौर पर भारत पीछे हटने वाला नहीं, ये साफ जो है सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सेनाओं को कह दिया गया है किसी भी तरीके से पीछे हटना नहीं है। वो अपने मोर्चे पर डटे रहेंगे, अपने क्षेत्र में बने रहेंगे और आगे मोर्चे पे डटे रहेंगे। और जो आधारभूत ढांचे का जो काम है वो आगे भी जारी रहेगा। और ज्यादा तौर पर चीन कहीं ना कहीं उसकी तरफ से प्रोवोकेशन देखा जा रहा है। चीन ने अपने सेनाओं की संख्या बढ़ा दी है, तो भारत ने भी उतनी तादाद में अपने सैन्य बलों की संख्या बढ़ाई है और लगातार जो वहां पे तैनाती की जा रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में जो हमारे बटालियन है उसको फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ मूव किया गया है। तो ज्यादातर पर सीमा पे हालात जरूर तनावपूर्ण है, लेकिन भारत जो है पूरी तरह डटा हुआ है चीन को अपने तरीके से जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ मनीष, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और बढ़ते आगे अगली खबर की ओर। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आज 18वां स्क्वाड्रन ऑपरेशनल होने जा रहा है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ 18वां स्क्वाड्रन ऑपरेशनल होगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के करीब सुलूर स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर 18वें स्क्वाड्रन की तैनाती होगी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया आज 18वां स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल करेंगे। आपको बता दें कि 18वां स्क्वाड्रन LCA तेजस से सुसज्जित दूसरा स्क्वाड्रन है। और मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आज 18वां स्क्वाड्रन ऑपरेशनल होने जा रहा है, इसको लेकर और क्या जानकारी है और कितना अहम है ये इस वक्त? देखिए, ये बहुत ही अहम है। आपको बता दें हिंद महासागर में लगातार चीन की गतिविधि को देखी गई है और जो हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस है, जो स्वदेशी निर्मित है, भारतीय चीन ने इसका निर्माण किया है।
तो उस एक 18वां जो स्क्वाड्रन था जो सुलूर कोयम्बटूर के नजदीक जो एयरफोर्स स्टेशन है एयरफोर्स का, वहां पे उसकी तैनाती की जा रही है। 18वें स्क्वाड्रन को जो है वो सुसज्जित होगा तेजस के साथ, और चीन की जो गतिविधि जो हिंद महासागर में है उस पर पैनी नजर रखेगा। RKS भदौरिया जो कि वायुसेना प्रमुख है उसको आज ऑपरेशनल करेंगे। एक बड़ा मोमेंट है इंडियन एयरफोर्स के लिए। और जाहिर तौर पर आप देखें कि तेजस जो भारत में निर्मित है वो सुपरसोनिक विमान है, 4th जनरेशन विमान है जो भारतीय वायुसेना को एक धार देता है। और ये दूसरा स्क्वाड्रन है। इससे पहले एक स्क्वाड्रन था जो कि तेजस उसमें शामिल था, और ये 18वां स्क्वाड्रन दूसरा स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स का जो कि तेजस से सुसज्जित होगा। तो जाहिर तौर पर हिंद महासागर, चाहे हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, इन तमाम इलाकों में चीन की गतिविधि और जो आपको बता दें समुद्री लुटेरे जो होते हैं, नौसेना के साथ मिलकर वायुसेना वहां पे काम करेगी। और एक बड़ा मोमेंट है आज इंडियन एयरफोर्स के लिए कि तेजस उसके बेड़े में आज शामिल होने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मनीष, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। चीन के साथ LAC पर तनाव के बीच आज से दिल्ली में एपेक्स बॉडी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी। साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस पहले अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते टल गई। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का पहला हिस्सा आज से 3 दिनों यानी 29 मई तक होगा, जबकि दूसरा भाग जून के आखिरी हफ्ते में होगा। हालांकि ये अर्धवार्षिक रूटीन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, लेकिन LAC पर चीन के साथ बढ़ती तनातनी के मुद्दे पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों पर भी चर्चा संभव है। कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संवाद सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। उनकी बातचीत की अगली कड़ी ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के जाने माने महामारी विशेषज्ञ प्रोफेसर जोहान गिसेक के साथ है। आज सुबह 9 बजे कांग्रेस के सोशल मीडिया चैनल पर बातचीत का प्रसारण होगा। संवाद सीरीज के तहत इससे पहले राहुल गांधी RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी से भी बातचीत कर चुके हैं। तो संवाद सीरीज की आज अगली कड़ी है सुबह 9 बजे, जिसका प्रसारण होगा। हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र को लेकर जारी सियासत के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सवाल खड़े करने हैं तो करे, विपक्ष का सवाल करना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। उन्होंने इसको लेकर अपना वीडियो भी ट्वीट किया है और उसके साथ ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो राहुल गांधी ने लिखा है कि इस वीडियो को देखें कि कैसे पेड मीडिया अपने मास्टर्स की सेवा करने के लिए सच्चाई को विकृत करता है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाता है। एक वीडियो ट्वीट किया है जिसके साथ राहुल गांधी ने यह लिखा है कि ध्यान भटकाने की साजिश की जा रही है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तेज गर्म हवाएं चलेंगी और दिल्ली का तापमान 48 डिग्री के पार तक पहुंच सकता है। पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में भी अगले 2-3 दिनों तक लू चलने की संभावना है। IMD के मुताबिक 29 और 30 मई को उत्तर भारत के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की भी संभावना है, जिसके बाद ही गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। दिल्ली में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच सकता है। पहली तस्वीर दिल्ली की ही है। तो भीषण गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं लगातार। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मेघालय से तस्वीर है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यानी मौसम के 2 अलग अलग रूप, दिल्ली में भीषण गर्मी और दूसरी जगह मेघालय से जो तस्वीर है वहां पर लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि 29 और 30 मई के बाद गर्मी से राहत मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल दिल्ली समेत पूरे भारत में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग का तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान भी है।
और हमारे सहयोगी पवन मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, क्या कहना है मौसम वैज्ञानिकों का और कितने दिनों तक इस तरह की गर्मी रहने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 48 डिग्री के पार दिल्ली में पारा पहुंच सकता है अब। बिल्कुल, आज की अगर बात करें तो आज 48 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। सफदरजंग इलाके की बात करें, बख्तापुर गांव जो आउटर दिल्ली में पड़ता है, उस पूरे गांव की अगर हम बात करें, आउटर दिल्ली के जितने भी गांव हैं, वहां 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एम्स के आसपास के इलाका और लोधी रोड में भी 48 डिग्री पड़ सकता है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग अगर जगहों की हम बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी और कमी दोनों देखी जा सकती है। जैसे जो जिस इलाकों का, क्षेत्रों का मैंने नाम लिया, वहां 48 डिग्री तापमान बताया जा रहा है, तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर 42 से 45 डिग्री तापमान के सेल्सियस डिग्री हो सकता है। पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर का यानी गाजियाबाद का इलाका। और आने वाले दिनों में एक हफ्ता की बात हम करें तो अभी गर्मी से किसी भी तरह का कोई राहत नहीं मिलने वाला है, और ज्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि अभी मई का महीना खत्म भी नहीं हुआ है, आखिरी सप्ताह चल रहा है और पूरा जून का महीना भी अभी बाकी है। तो लू हम लगातार बढ़ेगा। लेकिन प्याऊ का इंतजाम अब प्रशासन की तरफ से इस ओर ध्यान दिया गया है। लोगों को इस सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहते हुए भी कहा गया, और जो पानी जो बेचते हैं, जो शीतल जल जो बेचते हैं या सिकंजी बेचते हैं, जूस जो बेच रहे हैं, उनसे साफ तौर पे ये कहा कि पूरे अपने जो सीट है उसे सैनिटाइज करके, ग्लव्स और मास्क पहन करके ये वो अपना जूस बेचे या ठंडा पानी बेचे। कल कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी जो पानी बेचने का काम करते हैं, उनका ये कहना था कि रेडी तो भले वो लगाए हैं, लेकिन कोरोना वायरस के डर से कोई उनके पास पानी पीने तक नहीं आ रहा है, तो खासे उन्हें परेशानी भी हो रही है कि उनका जो है धंधा ही पूरा चौपट हो चुका है। तो आने वाले दिनों में जो लू है, गर्म हवा है, गर्म तेज हवा जो है वो क्योंकि रुकने का नाम नहीं लेगा। और आज जो है सूर्यास्त की बात जो कही जा रही है कि 7:42 को शाम को आज सूर्यास्त होगा। इससे सहज अंदाजा लगाइए कि दिन जो है लंबा होते चला जा रहा है और रात जो है छोटा होते चला जा रहा है। तो गर्मी लगातार यहाँ बढ़ते चले जा रही है। जी, शुक्रिया पवन आपका इस अपडेट के लिए। और बढ़ते आगे, मुंबई में घर जाने के लिए कल मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी। सीएसटी स्टेशन पर तो रात में भी मजदूरों का जमावड़ा लगा रहा। दरअसल मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र से कल 145 श्रमिक ट्रेनें रवाना होनी थी। मुंबई के अलग अलग स्टेशन से शाम 5 बजे तक सिर्फ 24 ट्रेन ही जा पाई थी। आपको हम मुंबई की 2 तस्वीरें दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर आपके। देखिए, पहले आपको बता दें खबर क्या है। मुंबई में कल घर जाने के लिए मजदूरों की भीड़ उमड़ी। सीएसटी स्टेशन पर मजदूर रात भर मौजूद रहे। धारावी में भी मजदूर इकट्ठा हुए। सभी को घर जाना है। तो अलग अलग मुंबई की अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं जहां आप देख रहे हैं कितनी तादाद में मजदूर इकट्ठा हुए हैं घर जाने के लिए सीएसटी स्टेशन पर भी। और बीती रात लगातार वहां मजदूरों की भीड़ मौजूद रही। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएसटी स्टेशन की है जहां श्रमिक ट्रेन से घर जाने के लिए मजदूरों की भीड़ लगी रही। वहीं दूसरी तस्वीर धारावी की है जहां राज्य सरकार की तरफ से यूपी और बिहार जाने वाले मजदूरों को एक जगह जमा होने के लिए कहा गया था। बसों से उन्हें स्टेशन ले जाना था, लेकिन ज्यादा बसों का इंतजाम नहीं हो पाने के चलते अव्यवस्था जैसी स्थिति हो गई। बता दें कि यूपी के लिए 68 बसों में से सिर्फ धारावी के मजदूरों के लिए 25 ट्रेनें थी। दोपहर 12 बजे तक 68 में से 18 ट्रेनें रवाना हो जानी चाहिए थी, लेकिन गई तो सिर्फ 1 ट्रेन सीएसटी स्टेशन से। बाकी ट्रेन में राज्य सरकार पैसेंजर उपलब्ध नहीं करा पाई। और हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, 2 तस्वीरें हमने देखी और बद इंतजामी कहे इसको, लेकिन इसकी मार तो जो प्रवासी मजदूर है वही झेल रहे हैं। क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से? जितनी संख्या में लोग वहां जुटे थे, क्यों ट्रेन वहां से रवाना नहीं हो पाई जितनी संख्या में होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, बद इंतजामी भी है और दूसरा जो रेलवे और राज्य सरकार में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी है। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ट्रेनों की मांग की जा रही थी, लेकिन एकाएक इतनी ट्रेनें आ गई। और पहले जैसा कि कल गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने मना किया था कि उनके यहाँ तूफान है, इसके लिए वो 26 तारीख तक कोई ट्रेन उनके यहाँ के लिए नहीं चलाई जाए। इसके बावजूद मुंबई से पश्चिम बंगाल के लिए 35 ट्रेनें आ गई और कहीं न कहीं उसमें जो दिक्कतें आ गई, पहले पश्चिम बंगाल की ट्रेनें आ गई, इसके बाद वो ट्रैक पे ट्रेनें
लग गई और उसके लिए यहाँ की राज्य सरकार तैयार नहीं थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको कहा था कि अब भी ये ट्रेनें न भेजें। तो कहीं न कहीं इस पे ऐसा लग रहा है कि राजनीति भी हो रही है और रेलवे और राज्य सरकार में भारी कोऑर्डिनेशन की कमी है। यही कारण है कि जो मजदूर हैं, जो जाने वाले लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर धारावी की बात करें तो धारावी में एक साथ बड़ी संख्या में लोग आ गए थे और राज्य सरकार की शायद उतनी तैयारी नहीं थी, जबकि तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि जब पुलिस स्टेशन से फोन जाता है तभी लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो सरकारी सूत्रों से बात हुई, जो पुलिस के लोग बता रहे हैं, उनका कहना है कि जब एक किसी को फोन जाता है तो वो दूसरे से बताता है, दूसरा तीसरे से बताता है, तो जितनी संख्या में लोगों को बुलाया जाता है उससे बड़ी संख्या में एक साथ लोग आ जाते हैं। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। लोगों को एक साथ कैसे जो लोग वहां पहुंचे थे, जो प्रवासी मजदूर वहां पहुंचे थे इतनी संख्या में, उन्हें बसें नहीं मिल पाई, वो स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। वो मजदूर अभी कहाँ हैं? क्या अभी भी वो वहीं पर खड़े हैं? उसमें से ज्यादातर मजदूर कुछ स्टेशनों तक चले गए हैं। कुछ मजदूर चूंकि धारावी के ही थे तो अपने अपने घरों में चले गए और फिर पुलिस ने उनको कहा कि जब आपको दोबारा कॉल किया जाएगा तब आप आइए, आपका ट्रेन कितने बजे है आपको बता दिया जाएगा, उसके हिसाब से ही आपको आना है, उसी के हिसाब से आपको बस प्रोवाइड कराई जाएगी और आपके स्टेशन तक आपको पहुंचाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। यहां 24 घंटे में 2091 मामले सामने आए हैं, जबकि 97 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 54,758 हो गई है, तो मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,792 पर पहुंच गया है। हालांकि अब तक 16,995 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे ज्यादा 32,974 मरीज हैं, जबकि यहां मौत का आंकड़ा 1,000 को पार कर 1,065 पर पहुंच चुका है। इंडिगो के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट में भी कोरोना पॉजिटिव यात्री पाया गया। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना फ्लाइट में इस मामले के सामने आने के बाद सभी यात्रियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। इससे पहले इंडिगो की चेन्नई से कोयंबटूर के बीच की फ्लाइट में एक यात्री कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद फ्लाइट के सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि पॉजिटिव पैसेंजर ने फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए बुखार कम करने वाली कोई दवाई खा ली थी, जिसके चलते तत्काल उसका टेम्परेचर हवाई अड्डे पर जांच के दौरान हाई नहीं पाया गया था। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी कोरोना अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है। यहां पिछले 24 घंटों में 33 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। सेक्टर 10 में 1 मरीज, शक्तिनगर में 1 मरीज, सेक्टर 18 के सीहोल में 7, सेक्टर 45 में 1 मरीज और विंसर कोट के साथ कई इलाकों से कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें मरीजों में 12 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जिनको कोरोना हुआ है, जिसके बाद साइबर सिटी में कोरोना मरीजों की संख्या 317 तक पहुंच गई है। वहीं 2 लोग कोरोना से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं।